रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रिंसेस। एपिसोड 20। शाम के वक्त जब पिया कॉलेज से बाहर आती है तो उसकी नजर कार से टिककर खड़े अर्श पर पड़ती है। पर पिया अर्श को देख अपनी नजरें फेर लेती है और गुस्से में कार की ओर बढ़ जाती है। अर्श अपनी लिटिल रैबिट को देख स्माइल करने लगता है। उसे अच्छे से पता था कि उसकी जान उससे काफी गुस्सा है, जिस वजह से वो खुद पिया को कॉलेज लेने के लिए आया था। पिया कार के पास आती है और बिना अर्श पर ध्यान दिए कार का डोर ओपन कर बैठ जाती है। अर्श पिया को ऐसे देख खुद को हंसने से रोक नहीं पाता और हंसते हुए खुद भी पिया के बगल में आकर बैठ जाता है। श्रीशा रेहान की कार में गौतमी के साथ बैठ जाती है और दोनों कार्स जैन पैलेस के लिए निकल जाती हैं। अर्श की कार में पिया मुंह फुलाकर कार की डोर से चिपकी बाहर देख रही थी। वहीं अर्श ने कार के पार्टीशन को लगाया और पिया को जी भर कर देखने लगा। अर्श कितने दिनों बाद अपनी लिटिल रैबिट को जी भर कर देख रहा था। तभी अर्श झटके से पिया को पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। पिया अर्श को घूरकर देखने लगती है, जिस वजह से अर्श पिया के चबी चबी चीक्स को पकड़कर खींचते हुए बोला, मेरी जान गुस्सा है क्या? तो पिया अपनी हिरनी जैसी आंखों से घूरते हुए कहा, मत कहिए मुझे जान। तो अर्श मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो ठीक है, मैं लिटिल रैबिट बोलता हूँ। इस पर पिया अपनी खा जाने वाली आंखों से अर्श को घूर कर देखती है तो अर्श हंस देता है। इस पर पिया और ज्यादा चिढ़ गई और अर्श की गोद से उतरते लगती हैं। पर अर्श पिया की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोलता है, अच्छा आई एम सॉरी लिटिल रैबिट। तो पिया अर्श को देख बड़े क्यूट तरीके से बोलती है, अपने कान पकड़कर सॉरी बोलिए। इस पर अर्श उसे घूरता है तो पिया उसे मुंह बनाकर देखते हुए बोलती है, हाँ तो हटिए, छूना भी मत मुझे। इस पर अर्श का मुंह बन जाता है और वो पिया को देख बोलता है, अच्छा बाबा आई एम सॉरी। अर्श ने अपने दोनों कान पकड़ रखे थे, जिससे अर्श काफी क्यूट लग रहा था, जिसे देख पिया के फेस पर प्यारी सी स्माइल बिखर हुई। अर्श अपनी लिटिल रैबिट को मुस्कुराता देख उसे अपनी बाहों में कसते हुए पूछता है, अब खुश मेरी जान? तो पिया भी अर्श के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोलती है, हम। अर्श कुछ देर पिया को देखता है और फिर झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अर्श पिया को किस करते हुए ही सीट पर लेटा देता है और खुद भी उसके ऊपर आ जाता है। ऋषि का ऑफिस। ऋषि अपने कामों में इस कदर उलझ चुका था कि उसे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। इस वजह से कुछ टाइम के लिए पिया उसे माइंड से बाहर थी। वहीं कोमोलिका बुआ अपने विला में बैठी कुछ सोच रही थी। तभी किसी का कॉल आता है और उनका ध्यान टूटता है। कोमोलिका बुआ कॉल रिसीव कर अपने कान के पास फोन रखती है। कोमोलिका बुआ बिना कुछ बोले सिर्फ उधर की बातें सुन रही थी। जैसे जैसे वो सुन रही थी वैसे वैसे उनके फेस पर शैतानी मुस्कुराहट बिखर रही थी। पूरी बात सुन कोमोलिका बुआ अपने तीखे तेवरों के साथ बोलती हैं, नजर रखना उस पर। इतना बोल कोमोलिका बुआ कॉल कटकर कुछ सोचती हैं और फिर शैतानों की तरह हंसने लगती हैं। उनकी हंसी पूरे विला में गूंज रही थी। उनकी आंखों में जीत की खुशी नजर आ रही थी और चेहरे पर कुटिल मुस्कान के साथ हंसी। भूविका अपने घर के लिए पैदल ही जा रही थी। तभी पीछे से एक कार आकर भूविका को टक्कर मार देती है, जिससे भूविका थोड़ी दूर पर गिर जाती है। भूविका को सिर्फ धक्का लगा था क्योंकि एंड वक्त पर कार को ड्राइव करने वाले ने ब्रेक लगा दिए थे। भूविका गुस्से में अपने कपड़े झाड़ते हुए उठती है और दे देना दंगलियां बकना शुरू करती है। किस कम भक्त की आंखें फूट गई हैं जो अपने मोतिया बिन का प्रचार प्रसार करने आ गया है। तभी कृष्ण कार से बाहर आते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। तभी कृष्ण की नजर भूविका पर पड़ती है। गोरा बदन, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, छोटा सा हॉट शेप का होठ। उफ, भूविका को देख कृष्ण की बोलती बंद हो गई थी। भूविका का बदन देख कृष्ण को प्यास लगने लगती है। तभी भूविका कृष्ण के पैरों पर जोर से किक करती है और गुस्से में बिफरते हुए बोलती है, आंख के साथ साथ कान भी दान पेटी में दान कर दिए हैं क्या? भूविका की लात खाकर कृष्ण अपना पैर पकड़े कराते हुए बोला, आह, पागल लड़की, इतनी जोर से कौन मारता है? तो भूविका अपना मुक्का बनाकर दिखाते हुए बोली, अभी तो कुछ भी नहीं है, मुझे इससे भी ज्यादा आता है, समझे? तो कृष्ण अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोला, यार ये मिलने से रही, पर ट्राई करने में क्या जाता है? भूविका कृष्ण को घूरते हुए जाने लगती है। तभी अचानक से उसका पैर मुड़ता है और वो सीधा कृष्ण के ऊपर जा गिरती है। गिरने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी थी, कृष्ण कार की बोनट पर लेटा हुआ था और उसके ऊपर भूविका गिरी हुई थी। कृष्ण और भूविका के होठ इस वक्त मिले हुए थे। दोनों की आंखें हैरानी से फैल चुकी थी। दोनों एक दूसरे को अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे। तभी एक न्यूली मैरिड कपल की आवाज आती है।
देखो कितना प्यार है दोनों में और एक तुम हो। एक लड़की चिड़ी हुई आवाज में अपने पति से बोलती है। तो उसका पति कृष्ण और भूविका को घूरते हुए बोलता है, हाँ तो अब मैं भी इनकी तरह बीच सड़क पर शुरू हो जाऊं क्या? तो उसकी पत्नी मुंह बनाते हुए बोलती है, अरे हाँ हाँ जैसे तुम रूम में तो मुझे छोड़ते ही नहीं हो है ना। इतना बोल वो लड़की अपने पति को घूर कर देखती है। तो उसका पति अपनी नजरें बचाते हुए उसे पकड़कर आगे ले जाने लगता है। तभी भूविका को भी होश आता है और वो झट से कृष्ण से अलग होते हुए एक नजर देखती है और गुस्से में दंदनाते हुए भाग जाती है। कृष्ण भूविका को ऐसे घूरता देख कंफ्यूजन से अपना सिर खुजलाते हुए बोलता है, यार ये मुझे ऐसे घूर कर क्यों गई? मैंने कौन सा इसे खुद से किस किया था? और फिर भूविका जिस डायरेक्शन में गई थी उस ओर देखते हुए मुस्कुराता है और बोलता है, कुछ भी कहीं दिला गया इस पर। और फिर अपना फोन निकल किसी को कॉल करता है और कुछ बातें कर कॉल वापस रखते हुए एक बार फिर भूविका जहां से गई थी उस ओर देखता है और फिर वहां से अपनी कार में बैठ अपने विला के लिए निकल जाता है। वहीं अर्श की कार पैलेस के सामने रुकती है। सब बाहर आते हैं। अर्श भी एक बेस्ट हब्बी की तरह पिया के लिए कार का डोर ओपन करता है तो पिया उसे देख अपनी बाहें फैला देती है जिसे देख अर्श के फेस पर प्यारी सी स्माइल बिखर जाती है। अर्श पिया को अपनी गोद में उठाकर पैलेस के अंदर जाने लगता है। उन्हें देख श्रीशा रेहान को ताना मारते हुए बोलती है, कुछ सीखो, जीजू से कितना प्यार करते हैं वो पिया से। तो रेहान टेढ़ी मुस्कान के साथ श्रीशा के करीब आते हुए बोला, अच्छा तो ठीक है, मैं बिग बॉस की तरह प्यार करूंगा पर फिर मुझे रोकना मत ओके। तो श्रीशा उसे अपनी आंखें छोटी कर मुंह बनाकर बोलती है, ठरकी। इतना बोल श्रीशा पैलेस के अंदर चली जाती है। वही रेहान श्रीशा को ऐसे जाता देख हंस देता है और अपने पॉकेट में हाथ डाले वहां से पैलेस के अंदर चला जाता है। वही लिविंग एरिया में श्रेयांश दादी और दादू से वीडियो कॉल पर शिकायतों के पुल बांध रहा था। श्रेयांश अपना पप्पी फेस बनाते हुए बोला, दादी प्लीज आप जल्दी से आ जाओ ना, आपका लाडला पोता हमसे सुबह शाम गधों को तरह काम करवाता है। तभी पिया अर्श से खुश होते हुए बोलती है, हब्बी आप मुझे नीचे उतारो ना, मुझे भी दादी से बातें करनी है। तो अर्श पिया से बोलता है, अच्छा अभी तो मेरे साथ रहना था, अब दादी के साथ बातें करनी है, मतलब अपने हब्बी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ। तो पिया अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है, ऐसा नहीं है ना, आप तो हो ना मेरे पास, पर दादी और दादू तो कितने दूर है। तो अर्श पिया को देख गहरी सांस छोड़ता है और उसे अपने होठों पर किस करने का इशारा करता है। पिया अर्श के इशारे को समझ अपना सिर ना में हिला देती है, जिसे देख हर्ष अपनी एक आईब्रो उठाते हुए उसे देखता है तो पिया एक नजर सामने देखती है और फिर चारों तरफ देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा। उसके बाद जल्दी से अर्श के लिप्स पर सॉफ्ट किस कर उससे दूर हट जाती है। अर्श पिया को देख जैसे ही कुछ बोले को होता है कि तभी पिया बच्चों की तरह मुंह सिकोड़ कर बोलती है, प्लीज ना हब्बी। तो अर्श कुछ नहीं बोलता और मुंह बनाकर पिया को नीचे उतार देता है। पिया के पैर जमीन पर पड़ते ही वो दौड़कर काउच पर बैठ जाती है और श्रेयांश के ऊपर झूलते हुए बोलती है, आई मिस यू अलॉट दादी एंड दादू। तो दादू पिया को देख हंसते हुए बोलते हैं, ओह मेरा बच्चा मिस यू टू बच्चे। तो दादी पिया को देखते हुए पूछती हैं, पिया बच्चा कैसी हो बेटा? तो पिया स्माइल करते हुए बोलती है, मैं अच्छी हूँ दादी, आप दोनों कैसे हो? तो दादू खुद की तरफ इशारा करते हुए बोले, ए 1 फीट बच्चा, पर गुलाबों का पता नहीं। और फिर दादी को छेड़ते हुए बोलते हैं, अब आप सब जानते ही हैं बुढ़ापे में लोग थोड़ा फिसल जाते हैं। दादू की बात पर दादी उन्हें घूर कर दिखती है तो दादू खुद का बचाव करते हुए बोले, अरे गुलाबो जी हमने क्या किया अब? तो दादी उन्हें वार्न करते हुए बोली, कुछ नहीं जी कुछ नहीं, हम तो आपको बाद में देखेंगे। दादी दादू की प्यार भरी नोकझोंक को देखते हुए बाकी सब हंसने लगते हैं। तभी दादी शिविका से बातें करती हैं। ऐसे ही सबसे बातें कर दादी कॉल रखती हैं। दादी के कॉल रखते ही श्रेयांश पिया से जोक की तरह चिपक जाता है और बोलता है, भाभी प्लीज भाई को समझाओ ना। तो पिया अर्श को देखते हुए पूछती है, पर समझना क्या है? तो श्रेयांश बोलता है, यही कि वो आपके प्यारे देवर को ऐसे टॉर्चर ना करे। तो पिया श्रेयांश के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, आपके डेविल भाई किसी की नहीं सुनते तो मेरी क्या सुनेंगे? श्रेयांश पिया की बात सुन उसे पकड़ कर रोने की एक्टिंग करने लगा और अपना दुखड़ा सुनाने लगा। बाकी सब तो अपना सड़ा हुआ फेक बनाकर उन दोनों को देख रहे थे। जहां एक मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था और दूसरा उस आंसुओं को पोंछते हुए दिलासा दे रहा था। अर्श तो अपने भाई से अपनी लिटिल रैबिट को लिपटा देख जल भून कर रख हो रहा था। वो मन ही मन श्रेयांश से चिढ़ते हुए बोला, हाँ अभी दादी याद आ रहा था।
और अब देवर पर प्यार आ रहा है, बस पति में वायरिंग लगी हुई है। फिर अपने दांत पीसते हुए मन ही मन बोलता है, तुम रुको, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। इतना बोला अर्श पिया और श्रेयांश की ओर बढ़ता है और एक झटके के साथ पिया को श्रेयांश की पकड़ से छुड़ा अपनी बाहों में कैद कर लेता है। वहां खड़े सभी लोग अर्श की जलेसी को देख मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। वही पिया और श्रेयांश का मुंह बना जाता है। पिया अर्श को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरकर देखते हुए खुद में बड़बड़ाती है, जल कुकड़े कहीं के। हो, अर्श श्रेयांश को ऐसे घूरते हैं जैसे उसे वार्निंग दे रहा हूं, दूर रहो वरना तुम्हारा नाम हिस्ट्री में लिया जाएगा। वही श्रेयांश अर्श की नजरों को भाप बोलता है, बड़ी जालिम दुनिया है और उसमें भी मेरा भाई महा जालिम है। इतना बोल श्रेयांश लोटपोट होते हुए रोने लगता है। सब उसकी नौटंकी देख अपना सर हिला देते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। श्रेयांश जब देखता है कि कोई उसे भाव ही नहीं दे रहा तो वो भी अपने कपड़े ठीक कर अपने रूम में भाग जाता है। ऐसे ही शाम भी बीत जाती है। रात के वक्त अर्श पिया को अपनी बाहों में भर लेटा हुआ था और पिया उसके सीने पर सर रख उसके होठों पर तो कभी उसकी आंखों पर अपनी उंगलियां चला रही थी। तभी अर्श पिया के हाथों को पकड़ते हुए बोला, प्लीज जान, डोंट प्रोवोक मी। तो पिया मुंह बनाते हुए बोली, हबी आई एम हंग्री। इस पर अर्श पिया को घूर कर देखते हुए बोला, लिटिल रैबिट, अभी तो तुमने दिन में इतना सारा खाना खाया था, अब फिर से भूख लग रही है तुम्हें। तो पिया अर्श के ऊपर चढ़ कर बैठती है और उसके लिप्स पर अपने होठों से रब करते हुए मासूमियत से बोलती है, हब्बी मुझे ना कुछ दिनों से कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कहीं घूमने का मन कर रहा है। तो अर्श पिया के गालों को सहलाते हुए बोला, ओके बताओ हम कहाँ घूमने चले। तो पिया अर्श के गले में बाहें डालते हुए प्यार से बोलती हैं, हम कश्मीर चले। पिया की बात सुन अर्श स्माइल करने लगता है क्योंकि उसे पता था कि पिया को आइस स्केट जेना पसंद है। उसे बचपन से ही बर्फ वाली जगहों पर घूमना पसंद था। यहाँ तक कि लास्ट टाइम पिया के साथ उसने लद्दाख में ही टाइम स्पेंड किया था और उसके बाद अर्श ने पिया को शायद 17 साल के लिए खो दिया था। अर्श अपने ख्यालों से तब बाहर आता है जब पिया उसे बाइट करती है। अर्श अपने होठों पर जीभ फिरते हुए पिया को घूरता है तो पिया अपना पाउट बनाते हुए बोलती है, हब्बी हम कश्मीर ही चलेंगे और अब आप चलो, मुझे कुछ बना कर खिलाओ। और बैग से उतर अर्श को खींचकर बाहर ले जाने लगी। अर्श भी लाचारी से पिया के साथ नीचे चला जाता है। वही दिल्ली के एक आलीशान विला में एक लड़का अपने बेड पर सर को बाहर निकाले लेता हुआ था। उसने अपने ऊपर बॉडी पर कुछ नहीं डाला था। उसकी मस्कुलर हॉट बॉडी काफी अच्छी तरह से रिवील हो रही थी। तभी उसके पास एक औरत आती है और बोलती है, बेटा ये सब कब तक चलेगा। तो वो लड़का अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोलता है, बस कुछ वक्त और उसके बाद वो हमारे साथ होगी। तो वो औरत फिक्र के साथ बोलती है, पर पता नहीं हमारी बच्ची किस हालत में होगी। और फिर गुस्से से बोलती हैं, हम सब बस तुम्हारी वजह से रुके हैं, वरना हम कब का उन्हें मार चुके होते। तो वो लड़का उठते हुए बोलता है, मॉम आप टेंशन मत लो, सब होगा बस कुछ वक्त और। इतना बोल वो लड़का अपने लोवर की पॉकेट में डाल उस औरत को देखता है। वो औरत भी उस लड़के को देख गहरी सांस लेती है और बस अपनी नम आंखों से उस लड़के को देख चली जाती है। वहीं वो लड़का अपने रूम लगे एक बड़े से फोटो के सामने खड़े होकर उसे देखने लगता है। पिया अर्श को खींचकर किचन में लाती है और अर्श के हाथ को पकड़ हिलाते हुए बड़े ही क्यूट अंदाज में बोलती है, हब्बी प्लीज जल्दी से मुझे हॉट चॉकलेट केक बनाकर खिलाओ ना प्लीज। अर्श जिसका मुंह लटका हुआ था वो पिया को अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, जान अभी तो तुमने खाया था और अब इतनी रात को केक खाना है। तो पिया मासूमियत से बोलती है, हाँ ना, आपको पता है मुझे ना कुछ दिन से बहुत भूख लग रही है और ऊपर से मुझे गुस्सा भी बहुत आने लगा है। और फिर सारा इल्जाम अर्श पर डालते हुए बोलती है, सब आपकी गलती है, आपने ही मुझे बिगड़ दिया है। तो अर्श अपनी आंखें छोटी कर बोलता है, मैंने क्या किया। तो पिया अपने होठों का पाउट बनाते हुए बोली, आपने ही मुझे इतना ज्यादा प्यार दे दिया है कि मैं बहुत बिगड़ गई हूँ। इस पर अर्श पिया को और भी कसकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, अच्छा, पर अब मुझे अपनी लिटिल रैबिट को ऐसे बिगाड़ना अच्छा लगा। और फिर जैसे ही उसके होठों की ओर बढ़ता है कि तभी पिया उसके होठों पर हाथ रख बोलती है, हॉट चॉकलेट केक। पिया की बात सुन अर्श का खिला हुआ मुंह बन जाता है। वो खींचते हुए बोला, हाँ सब चाहिए, बस मैं ही नहीं चाहिए हूँ तुम्हें। इतना बोल अर्श पिया से अलग होता है और मुंह फुलाए हुए ही केक बनाने लगता है। पिया अर्श को देख स्माइल करने लगती है क्योंकि अर्श इस वक्त एक छोटे से बच्चे की तरह गुस्सा होकर काम कर रहा था। पिया आहिस्ता से जाती है और स्लैब और अर्श के बीच में घुसते हुए अर्श के सीने से लगकर खड़ी हो जाती है।
और अर्श का लेफ्ट हैंड अपने पेट पर लपेट देती है, जिससे अर्श के फेस पर एक चमक भरी स्माइल आ जाती है। पिया वैसे ही अर्श की आगोश में खड़ी अर्श को केक बनाता देख रही थी, और अर्श पिया के कंधे पर अपनी चीन टिकाए कभी केक बनाता तो कभी पिया के चबी चीक्स और होठों पर किस के साथ साथ बाइट करता। अर्श के ऐसा करने पर पिया सिहर कर मुस्कुरा देती। पिया को अर्श के करीब एक सुकून मिलता था, जिसे वो आज तक ढूंढते आई थी। जो पिया पहले किसी से बात नहीं करती थी, अब वही पिया खुलकर बातें करने लगी हैं, और अपने मिस्टर हैंडसम हब्बी के प्रोटेक्शन के लिए नेत्रा जैसी बला को भी पिट देती हैं। ऐसे ही खामोशी के साथ प्यार और सुकून की आगोश में अर्श पिया के लिए केक रेडी करता है। कुछ ही टाइम में केक बनकर रेडी हो जाता है। पिया से रहा नहीं जाता तो वो वही स्लैब पर बैठकर केक खाने लगती है। अर्श तो पिया को मुंह फुलाए ऐसे देख रहा था, जैसे पिया ने अर्श के सौतन के साथ मिलकर उसे डाइवोर्स दे दिया हो। पिया मस्त अपनी धुन में केक खाए जा रही थी। तभी उसकी नजर अर्श पर पड़ती है, जो उसे ही मुंह बनाए देख रहा था। पिया उसे देख एक ओकवाद स्माइल पास करती है, और अपनी बत्तीसी दिखाते हुए धीरे से बोलती है, सॉरी। तो अर्श कुछ नहीं बोलता और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। पिया उसकी तरफ बढ़कर उसकी शर्ट को पकड़ अपनी तरफ खींचती है, और अपने हाथों में केक का छोटा सा पीस उठाकर अर्श के होठों के किनारे पर लगा देती है। अर्श पिया को बिना किसी इमोशन के देख रहा था, और पिया स्माइल करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए उसके गले में अपनी बाहें डालती है, और जहां उसने केक लगाया था वहां अपने होठों को रख लिक करते हुए खाने लगती है। अर्श पिया को ऐसा करता देख मुस्कुरा देता है, और फिर अपने हाथों को पिया के सर के पीछे रख उसे किस करने लगता है। पिया बिना किस ब्रेक किए एक बार फिर केक का पिस उठती है, और अर्श की शर्ट के कॉलर को नीचे कर उसके नेक पर केक लगा देती है। पिया के ऐसा करते ही अर्श पिया के होठों को आजाद करता है और लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसकी आंखों में देखता है। वही पिया एक नजर अर्श को देखती है, और फिर अर्श की कॉलर को पकड़ अपनी तरफ खींचती है। अर्श एक बार फिर पिया की बॉडी पर लीन हो जाता है, तो पिया अपने पैरों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटते हुए उसकी गोद में चढ़ जाती है। अर्श भी बिना किसी आर्गुमेंट के पिया को जो करना था वो सब करने दे रहा था। पिया अपनी आंखों में मदहोशी को लाते हुए अर्श की गर्दन पर ऐसे झुकती है जैसे कोई खून का प्यासा वैम्पायर अपने शिकार पर। पिया आहिस्ता आहिस्ता अर्श के गले पर किस करते हुए सक कर रही थी, और अर्श वो तो बस पिया की मौजूदगी की फील कर रहा था। दोनों के दिलों की धड़कन पूरे किचन में सुनाई दे रही थी। तभी अर्श के रोमांस का दुश्मन श्रेयांश स्लीप वॉकिंग करते हुए किचन में आता है। अर्श, जिसकी आंखों में मदहोशी छा चुकी थी, जब वो अपनी नशीली आंखों को खोल पिया को देखने को होता है, कि तभी उसकी नजर श्रेयांश पर पड़ती है, जो नींद में ही चलते हुए फ्रीज के पास आता है और उसे खोल कुछ ढूंढने लगता है। श्रेयांश को देख अर्श की आंखें छोटी हो जाती हैं। अर्श एक नजर अपनी लिटिल रैबिट को देखता है, जो इस वक्त लेडी इमरान हाशमी बनी अर्श का चीरहरण कर रही थी। अर्श पिया के कानों में फुसफुसाते हुए बोला, जान स्टॉप। पर पिया तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। अर्श एक बार फिर बोलता है, लिटिल रैबिट श्रेय आया है, प्लीज स्टॉप दिस। पिया जैसे ही सुनती है कि श्रेय आया है, वो झट से अर्श की गोद से कूद जाती है। इस चक्कर में पिया का बैलेंस बिगड़ने वाला होता है कि तभी अर्श उसे संभालते हुए थोड़े गुस्से में बोलता है, लिटिल रैबिट संभाल कर, अभी चोट लग जाती तो हर वक्त कूदते फांदते रहने हैं। अर्श को गुस्सा करते देख पिया का मुंह छोटा सा हो जाता है, और वो धीमी आवाज में अपने सर को झुकाए बोलती है, सॉरी। अर्श पिया को अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, कहीं लगी तो नहीं। तो पिया अर्श को देख अपना सिर उठा उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ। अर्श को पिया को ऐसे देख अच्छा नहीं लगता, तो वो प्यार से बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो पिया मुंह बनाते हुए अर्श की नकल कर बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। हो, गुस्सा करके गुस्सा नहीं करना चाहिए था। पिया की बात सुन अर्श का मुंह बन जाता है, पर तभी उसकी नजर अपनी भाई पर जाती है, जो रेफ्रिजरेटर खोल वही फ्लो पर बैठे आइसक्रीम खा रहा था। पिया तो श्रेयांश को देख हंसने लगती है, और खुद को अर्श से छुड़ाकर श्रेयांश के पास जाकर बैठ जाती है, और मुस्कुराते हुए श्रेयांश को देख बोलती है, श्रेय आइसक्रीम यम्मी यम्मी है ना। तो श्रेयांश, जो कि नींद में ही आइसक्रीम खा रहा था, वो पिया की बात सुन अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, हम्मम यम्मा, और अपने होठों पर जभी फिराने लगाता है। पिया भी फ्रिज से एक आइसक्रीम बॉक्स उठाने लगी है कि तभी अर्श उसका हाथ पकड़ उसे उठाते हुए बोला, लिटिल रैबिट नो। तो पिया अर्श को घूर कर देखती है, पर अर्श उसे इग्नोर कर 3 आइस के टुकड़ों को उठता है और एक एक कर श्रेयांश के कपड़ों में डालने लगता है।
2 आइस के टुकड़ों को श्रेयांश की पैंट में तो एक टी शर्ट में। अर्श को ऐसा करते देख पिया अपनी आंखें बाहर निकाले देख रही थी। वहीं जब श्रेयांश को अपने पैंट के अंदर ठंडा ठंडा फील होता है तो उसकी नींद खुल जाती है और वो कूदते हुए खड़ा होता है और अपने कपड़ों को झाड़ने लगता है। पिया श्रेयांश को देख हंसे जा रही थी और अर्श श्रेयांश को खा जाने वाली आंखों से घूर रहा था। आइस के निकलते ही श्रेयांश चैन को सांस लेते हुए बोला, क्या भाई इतनी रात को आपको होली खेलने की सूझी है जो आप मेरे रूम में चले आए? तो अर्श उसे घूर कर देखते हुए बोला, जस्ट शट अप, जाओ जाकर रूम में सो। अर्श की बात सुन श्रेयांश चिढ़ते हुए बोला, क्या भाई मैं रूम में ही तो हूँ। उद्धरण चिन्ह। और फिर चारों तरह अपनी आंखें घुमाते हुए बोला, देखो। वो इतना बोलते बोलते रुक जाता है और अपनी आंखें फाड़े चारों तरफ देख बोलता है, मैं यहाँ कैसे आया? तो जैसे ही पिया कुछ बोलने को होती है कि अर्श उसे घूर कर चुप करा देता है और अपनी सख्त आवाज में बोलता है, वो हम कल बताएंगे, अभी जाओ अपने रूम में। श्रेयांश जैसे ही कुछ बोलने को होता है कि अर्श उसे आंखें देखा देता है तो श्रेयांश भी अपना सर खुजलाते हुए वहां से चला जाने लगता है। पर तभी कुछ दूर जाते ही श्रेयांश मुड़कर अर्श से पूछता है, पर भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? कभी आपका मुझे आइस ने जमा कर मारने का तो प्लान नहीं था ना? तो इस पर अर्श अपने बगल में पड़े नाइफ को उठाकर श्रेयांश के ऊपर चला देता है। अर्श को ये करते देख श्रेयांश ऐसे भागता है जैसे वो पक्का कल न्यूज़पेपर में छपने वाला है। वहीं पिया भी डर जाती है। पर श्रेयांश के जाते ही अर्श पिया को अपनी गोद में उठा लेता है और वहां से अपने रूम में जाने लगता है। मास्टर बेडरूम में जाते ही अर्श रूम लॉक कर पिया को बेड पर लेटाता है और खुद उसके ऊपर आते हुए बोलता है, अब बोला जान, बड़ा प्यार आ रहा था मुझ पर। हाँ। तो पिया अर्श को खुद के ऊपर से हटाते हुए मुंह फुलाए बोली, कोई प्यार नहीं आ रहा था, अब हटिए, मुझे नींद आ रही है। पर अर्श कहाँ सुनने वाला था। वो तो पिया के बालों को साइड कर उसके कॉलर बोन और गले पर अपने होठों को चलाने लगता है। धीरे धीरे रूम का माहौल गर्म होता जाता है और सिसकियों की शोर बढ़ती जाती है। वहीं दूसरी तरफ नेत्रा अपने हाथों में तेज धार वाली चाकू लिए घूमा रही थी। उसकी आंखों में दुनिया जहान की नफरत नजर आ रही थी। तभी मिसेज कपूर गुस्से में दंदनाते हुए बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना, वो डायन सावी की बेटी जरूर वहां गुलछड़े उड़ा रही है। अब देखो, जैन खानदान की छोटी बहू भी बन गई। और फिर नेत्रा के जले पर नमक छिड़कते हुए बोली, और एक तुम हो जो उन 2 कोढ़ी की लड़कियों से पीट कर आ गई। और तंज भरी मुस्कान देते हुए आगे बोली, कहा चली थी मिसेज अर्श जैन बने और कहा मिसेज अर्श जैन से पिट कर आ गई। तभी अचानक नेत्रा उस तेज धार वाली चाकू को मिसेज कपूर के गले पर रख गुस्से में बिफरते हुए बोलती है, खबरदार जो एक लवज और कहा तो, बेटी हूं मैं आपकी, पर नहीं, आपको बस पैसे से प्यार है। यहाँ बेटी को बढ़ावा देना चाहिए तो आप अपनी ही बेटी के जख्मों पर नमक छिड़क रही हैं। हाँ। हलक में अटकी जान को देख मिसेज कपूर मैम्याते हुए बोली, एह बेटा मेरी जान, मैं तो बस तुम्हें बता रही थी और को कुछ नहीं कर। तभी नेत्रा उन्हें धक्का देकर हटा देती है और गुस्से में मिरर के सामने खड़े होते हुए खुद को देख नफरत के साथ बोलती है, मरेंगे सब मरेंगे। इतना बोल नेत्रा उस चाकू को मिरर पर दे मारती है। वो उस चाकू को ऐसे मारती है जैसे वो किसी के सीने पर वार कर रही हो। और फिर वो नफरत से भरी हंसी हंसने लगती है। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे श्रेयांश का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि हमारी पिया ने सबके सामने श्रेयांश की सारी पोल खोल दी थी कि कैसे वो नींद में चलकर आइसक्रीम खाने आया था। और श्रेयांश उन सबको घूर कर देख रहा था। अर्श पिया को अपनी गोद में बैठाए ब्रेकफास्ट करा रहा था। वही निहित भी बड़े प्यार से शिविका को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिला रहा था। पिया तो नहीं, पर शिविका का शर्म के मारे बुरा हाल था। उसका फेस इस वक्त बिल्कुल वैसे लाल पड़ चुका था जैसे मिर्ची खाने के बाद किसी का फेस लाल पड़ जाता है। वो बार बार निहित को आंखों से बस करने का बोल रही थी, पर निहित कहाँ उसकी सुनने वाला था। वो अपनी जिद पर अड़ा शिविका को ब्रेकफास्ट कराए जा रहा है। वही श्रीशा अपना आंखों में गुस्सा लिए रेहान को घूर रही थी और रेहान था कि इसकी नजरों से बेखबर मजे से ब्रेकफास्ट ठूसे जा रहा था। पूरे पैलेस में एक खुशनुमा माहौल बना हुआ था। सब आराम से अपने डेली रूटीन की तरह ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वही दूसरी तरह ऋषि का विला। ऋषि लिविंग एरिया में बैठा शराब की बोतल को अपने मुंह से लगाए हुए था। उसे अपनी कंपनी में ऊपर 80 करोड़ का लॉस हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है कौन जो उसके पीठ पीछे वार कर रहा है। वही हाल कोमोलिका बुआ का भी था। कोमोलिका बुआ तो लगभग बैंकरप्ट होने की कगार पर आ चुकी थी। उनका साथ देने वाला तो इस वक्त कोई था भी नहीं।
भले ही ईश्वर ने उनका सरनेम लिया था पर वो कभी उन्हें अपनी मां नहीं मानता था। और ऋषि ऋषि ने तो खुद अपने बल पर अपना एम्पायर खड़ा किया था और खुद ही अपना एक अलग सरनेम बनाया था। और वही शौर्य मेहरा और नील जैन की हालत तो इस सबसे बदतर होने लगी थी। शौर्य मेहरा अपना सर काउच से सटाए कुछ सोच रहे थे। तभी नील जैन वहां आते हुए बोले, शौर्य वो तेरी और ईशानी की बेटी ही हैं। ये सुनते ही शौर्य मेहरा हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव के साथ नील जैन की देखते हैं तो नील जैन मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला देते हैं। शौर्य मेहरा अपनी आंखों में आई नमी के साथ नील जैन को देखते हुए बोलते हैं, क्या कहा तुमने? सच? सच में वो मेरी बच्ची हैं? नील जैन भी अपनी आंखों में नमी लिए शौर्य मेहरा के कंधों पर हाथ रख बोलते हैं, हाँ पर उसे कुछ याद नहीं है। ये सुनते ही शौर्य मेहरा हैरानी से उन्हें देखते हैं तो नील जैन आगे बोलते हैं, हाँ उसका नाम पिया है। उसे तो ये तक याद नहीं कि अर्श कौन है। मुझे तो इससे ज्यादा कुछ पता भी नहीं चला। बस इतना पता है कि वो तेरी बेटी है और उसे अपने पास्ट से रिलेटेड कुछ नहीं पता। और हाँ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हैं। तभी शौर्य मेहरा बोलते हैं, क्या ये बात कोमोलिका को पता है? तो नील जैन अपनी पलकें झपका कर हाँ में जवाब दे दिया। शौर्य जैन अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। शौर्य मेहरा के दिल में एक डर था जिसे नील जैन अच्छे से समझ रहे थे। नील जैन शौर्य मेहरा को समझाते हुए बोले, शौर्य हम जानते हैं हमने बहुत बड़ी गलती की जिस वजह से आज हमारा कोई नहीं है। हम हमेशा पैसों के पीछे भागे और इसके आगे शौर्य जैन अपने भराए गले से बोले, और उस प्यार के पीछे भागे जिस प्यार ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया और हमने उन्हें खो दिया जो हमें अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। ये सब बोलते बोलते शौर्य मेहरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उनके दिल में तेज दर्द सा उठ रहा था। उनकी अपनी बेटी, उनकी और ईशानी की प्यार की निशानी उनके सामने होते हुए भी वो उससे बात नहीं कर सकते, उसे लाड प्यार नहीं कर सकते, उसे अपने सीने से नहीं लगा सकते। नील जैन भी शौर्य मेहरा की हालत देख दुखी हो चुके थे। उन्हें भी अपने दोनों बेटों की तड़प हो थी, पर उन दोनों जैसा बदकिस्मत बाप शायद ही कोई और हो सकता था इस दुनिया में। अर्श की कार में पिया अर्श की गोद में मस्त लीन होकर बैठी थी। आज उसने लॉन्ग अनारकली सूट पहना हुआ था और अपने लंबे बालों की चोटी की हुई थी। पिया की कुछ लटें उसके गालों को चूम रही थी, जिसे अर्श पिया को किस करते हुए साइड हटा रहा था। पिया के हाथों में सिल्क की बड़ी सी चॉकलेट थी, जिसे पिया थोड़ा थोड़ा तोड़कर अर्श को खिलाती और फिर उसके होठों पर अपने होठ रख किस करते हुए अर्श के मुंह से ही सारी चॉकलेट खा जाती। पिया का एक हाथ अर्श के बालों में था, जो अर्श के जेल से बनाए हुए बालों को खराब कर रहा था, और अर्श का एक हाथ पिया की लटों के साथ खेल रहा था तो दूसरा हाथ पिया की कमर को कपड़ों के ऊपर से ही सहला रहा था। अर्श के सहलाने से पिया की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी पूरी बॉडी में गुज़बम्प्स आ रहे थे। अर्श पिया में इतना खो चुका था कि उसे पिया को अभी प्यार करने का मन कर रहा था। अर्श धीरे धीरे पिया के दुपट्टे को उतार कर कार में ही फेंक देता है और उसे कार की सीट पर लिटाते हुए खुद उसके ऊपर आकर किस करने लगता है। पिया भी जैसे अर्श के नशे में पूरी तरह डूब चुकी थी। वो भी अर्श का पूरा साथ देते हुए किस कर रही थी। दोनों एक दूसरे की धड़कनें साफ साफ सुन पा रहे थे। उनके सांसों की गर्मी से पूरे कार का माहौल गर्म पड़ चुका था। ठंड के मौसम में भी दोनों को पसीने आने लगे थे। वही दूसरी कार में श्रीशा रेहान पर अपने कराटे की प्रैक्टिस कर रही थी। रेहान बेचारा कार की सीट पर लेटा हुआ था और श्रीशा उस पर अपने मुंह के बरसाते हुए गुस्से में बोलती हैं, तुम बेवकूफ, नकारा नालायक इंसान। प्रपोज करने के टाइम तो बड़ा गाना गा गा कर रोमांस किया जा रहा था, और अब जब मैंने हाँ कर दी तब तुम बदतमीज इंसान ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीद कर छोड़ दी हो। और फिर रेहान का कॉलर पकड़ झकझोरते हुए बोलती हैं, बोलो, हाँ चुप क्यों हो? रेहान बेचारा कुछ बोल भी पता कि उससे पहले ही श्रीशा एक जोर का तमाचा उसके गाल पर रसीदते हुए गुस्से में दांत भींचते बोलती हैं, अब क्या तुम्हारी जबान में दही जमी गई है जो तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही? ऐसे तो बड़ा लड़ते फिरते हो। श्रीशा रेहान को रजाई के रुई की तरह धुने जा रही थी, और कार के पार्टीशन के दूसरी तरफ मौजूद मानव और गौतमी अपना मुंह दबाए हंसे जा रहे थे। मानव का तो दिल कर रहा था कि वो जल्दी से कार रोके और रेहान की धुनाई को रिकॉर्ड कर पूरे इंटरनेट पर वायरल कर दे। इधर पैलेस में श्रेयांश अपने सर पर पिया का दुपट्टा बंधे किसी माली की तरह पैलेस की सफाई करते हुए जोर जोर से चिल्लाकर गा रहा था, ओहो हो, सुख भरे दिन बितेरे भैया दुख भरे दिन आए रे। श्रेयांश यही कुछ लाइंस को बार बार रिपीट कर पैलेस की सफाई कर रहा था।
श्रेयांश की ये हालत रेहान से झगड़ा करने की वजह से हुई है। सुबह जब पिया ने श्रेयांश के हिडन टैलेंट के बारे में बताया तब रेहान ने श्रेयांश से पंगा ले लिया, जिसका फल अर्श ने जूस के तौर पर श्रेयांश को दिया। और अब श्रेयांश पूरे दिन अपने बेसुरे ताल के साथ गाए जा रहा था। वहीं दूसरी तरह कृष्ण सड़क छाप रोमियो की तरह भूविका का पीछा कर रहा था। भूविका मुंह बनाए पैदल कॉलेज जा रही थी और कृष्ण मस्त कॉलेज बॉय बनाकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। कृष्ण के हाथों में फोन था जिसे उसने अपने कान पर लगाया हुआ था और वो फोन पर बात करने के बहाने भूविका से बातें कर रहा था। कृष्ण शर्माते हुए बोलता है, हेलो मिस लड़ाकू विमान, हाउ आर यू? पर कृष्ण की हरकतों को देख भूविका का पारा हाई हो रहा था। भूविका के फेस को देख कृष्ण वैसे ही फोन पर बातें करने का दिखावा करते हुए बोला, ओह गर्मी, कोई एसी तो चलो यार। कृष्ण की बात सुन भूविका भी अपने कान पर फोन रख फोन पर बात करने का नाटक करते हुए गुस्से में बोलती है, क्यों इस बड़ी ही की फैक्ट्री क्या तुम्हारे ताव की है? भूविका को बार करता देख कृष्ण के तो जैसे हाथों जैकपॉट लग जाता है। वो खुशी से झूमते हुए भूविका के साथ कदम से कदम मिला चलते हुए बोला, तुम कहो को खुद की खुलवा लूं क्या? इतना बोल कृष्ण सबकी नजरों से छुपकर भूविका को आंख मार देता है। कृष्ण को आंख मारता देख भूविका अपनी आंखें बाहर निकाले कृष्ण को घूरने लगती है। और वही कृष्ण वो तो असली छिछोरों की तरह भूविका को देख मुस्कुराए जा रहा था। सच अगर कृष्ण के फ्रेंड जॉन से कोई एक भी उसे इस तरह की हरकत करता देख लेता तो वो वहीं हार्ट अटैक से चल बसता। कृष्ण की हरकतें किसी टीन एज के जैसी थी। भूविका तो उस दिन को कोस रही थी जब वो कृष्ण जैसी आफत से मिली थी। कृष्ण अपनी बक करते हुए भूविका का कान पका रहा था और भूविका वो कृष्ण को मजा चखाने की तरकीब निकाल रही थी। उसे अब तक पता ही नहीं था कि आखिर उसके पीछे मजनू बना कृष्ण कोई ऐरा गैर नहीं बल्कि द बाजवा कंपनी का इकलौता बेटा है। ऐसे ही कॉलेज भी आ जाता है और तब जाकर भूविका राहत की सांस लेते हुए कॉलेज की ओर ऐसे भागती है जैसे कॉलेज उसे छोड़कर कहीं भागा जा रहा हो। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। भूविका फोन चेक करती है तो किसी अननोन नंबर से कॉल कर रहा था। भूविका एक बार सोचती है कि छोड़ दे पर फिर कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव कर लेती है। तभी दूसरी तरफ से किसी की जानी पहचानी आवाज आती है, मिस लड़ाकू विमान अपना नाम तो बताती जाओ। आवाज को सुनते ही भूविका के सर खून सवार हो जाता है और वो फोन कट कर कॉलेज गेट के बाहर अपनी ब्लैक कार से टिककर खड़े कृष्ण की ओर दंदनाते आती है। वो कृष्ण तक पहुंचती तब तक अर्श की कार आ कर सकती है। अर्श और पिया खुद को नॉर्मल कर बाहर आते हैं। वहीं रेहान अपनी उजड़ी हुई हालात लिए कार से कराहने हुए बाहर आता है तो मानव और गौतमी उसे अपनी कब से दबाई हुई हंसी को बाहर निकाल ठहाका लगाकर हंस देते हैं। श्रीशा गौतमी को घूर कर देखती है पर कुछ बोलती नहीं। वहीं पिया की नजर सीधा भुविक और कृष्ण पर पड़ती है तो उन्हें देख बोलती है, अरे कृष्ण भाई भूविका के साथ क्या कर रहे हैं? इतना बोल पिया अर्श को खींचते हुए उन दोनों के पास ले जाती है। अर्श कृष्ण को ऊपर से नीचे तक देख बोलता है, वॉट, फिर से कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया? तो कृष्ण उसकी बात पर शर्माते हुए बोला, अरे नहीं नहीं वो तो बस मैं। और फिर भूविका की तरफ देखता है जो कंफ्यूजन से उन्हें ही देख रही थी और आगे बोलता है, वो मैं तो बस अपनी मिस लड़ाकू विमान से मिलने आया था। तो पिया तपाक से बीच में घुसते हुए बोलती है, कौन मिस लड़ाकू विमान और भूवी तुम यहाँ कृष्ण भाई के साथ क्या कर रही हो? पिया भूविका की तरफ देखते हुए मासूमियत से पूछती है तो भूविका पहले तो अपनी पलकें झपकाते हुए बोलती है, क्यूटी पाई तुम आवारा गुंडे को भाई क्यों बोल रही हो? इस पर पिया अपना पाउट बनाते हुए बोली, क्योंकि ये मेरे कृष्ण भाई हैं। इनका पूरा नाम कृष्ण बाजवा है। ये सुनते ही भूविका को दिन में ही अपने सिर पर चांद तारे घूमते हुए नजर आने लगते हैं। वहीं अर्श वो तो अपनी आंखों को चढ़ाए कृष्ण को देख रहा था और कृष्ण उसे अपनी बत्तीसी चमकाते हुए जवाब देता है, हे वो क्या है ना, तुम सब ने अपना घर बसा लिया तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी खुद का एक घर बस लूं। कृष्ण के मुंह से ये सुनते ही भूविका तो लगभग बेहोश होने ही वाली थी कि तभी उसे एक साथ चिल्लाने की आवाज आती है। क्या ये आवाज पिया, श्रीशा और गौतमी की थी, जो अपनी आंखें बाहर किए अभी कृष्ण को घूर रही थी तो कभी भूविका को। कृष्ण उन सबको देख अपना सर नीचे कर शर्माते हुए अपने नाखूनों को तोड़ते हुए बोला, हाँ, आई फेल इन लव विद माई मिस फाइटर प्लेन एट फर्स्ट साइट। ये सुनते तो जैसे वहां खड़े हर एक 440 वोल्ट का झटक लगता है। भूविका को तो कल से लेकर आज तक का सीन याद आता, कैसे उसने कृष्ण को मारा और आज कैसे इतने बड़े कंपनी का मालिक उसके पीछे लिफांगो की तरह घूम था।
और तो और ऐसे बेअक्लों की तरह सबके सामने अपने प्यार का कन्फेस भी कर रहा है। तभी श्रीशा भुविका के पास जाकर बोलती हैं, नो भुवी नो, तुम इन लोगों के भोले सकल पार मत जाना, ये सब एक नंबर के बेशर्म हैं। प्रपोज करने के बाद ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे चाय ने गिरी मक्खी। श्रीशा की बात सुन गौतमी और मानव वापस से हंसने लगते हैं और श्रीशा को ऐसे खुद को घूरता देख रेहान का मुंह बन जाता है। तभी कृष्ण झुंझलाते हुए भूविका को अपनी तरफ खींचता है और बोलता है, दे आर नॉट करेक्ट, तुम सब मेरी शादी और जवानी के दुश्मन क्यों बने बैठे हो? जब मियाँ बीवी राजी है तो तुम सब काजी बनकर अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो? भूविका कृष्ण को देख हैरानी से पूछती है, कौन मियाँ बीवी? तो कृष्ण अपनी पलकें झपकाते हुए बोला, मैं और तुम। कृष्ण ने भूविका की सारी इंफॉर्मेशन पिछली रात ही निकलवा ली थी और अर्श को ये बात पता थी कि कृष्ण भूविका के पीछे नहा धोकर पड़ चुका है। यहाँ कृष्ण सबको अपने पहली नजर के प्यार की कहानी सुना रहा था और पिया वो तो उसके फुल सपोर्ट में खड़ी थी। कॉलेज से कुछ दूरी पर एक कार में शौर्य जैन और नील जैन अपने बेटे और बेटी को हंसते मुस्कुराते देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे जो उन्हें उनके पास ने दिए थे। वो दोनों इतने बेबस थे कि वो तो अपने बच्चों को सामने से जी भर कर भी नहीं देख सकते थे। वही दिल्ली के ही बैट से विला में एक ऐसा आदमी जिसकी उम्र लगभग 60 या 65 के आसपास होगी, वो एक एंटीक डिजाइन के काउच पर बैठा था और उनके बिल्कुल सामने एक लड़का बैठा था। दोनों के फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम थे। उन्हें देख कोई भी यही कहता ये दोनों बाप बेटे हैं, पर ऐसा नहीं था। तभी एक औरत इस लड़के को देख बोलती है, बेटा तुम्हें तो उसके बारे में सब पता है ना, यहाँ तक कि तुमने तो उसे देख तक लिया है, तो अब प्लीज उसे यहाँ वापस ले आओ। तो वो लड़का बोलता है, नो मॉम अभी नहीं, अभी कुछ काम बाकी है, तब तक उसे वहीं रहने देते हैं। तभी वो एज आदमी गुस्से में अपनी भारी आवाज में बोलते हैं, आखिर तुम गए किस पर हो? तुम्हारे आने विकृत रावल तुम्हारे नाना बैठे हुए हैं जिनसे अब तक पूरी दुनिया डरती है, और तुम हो कि मेरी हर एक बात काटते आते हो। तो वो लड़का बिना किसी भाव के विक्रम रावल की आंखों में देखते हुए बोला, नाना जी, आपने ही मुझे सिखाया है कि कभी कोई चीज जबरदस्ती नहीं छीननी चाहिए, तो मैं कैसे उसे जबरदस्ती अपने पास रख सकता हूँ? वैसे भी वो हमारे सबसे करीबी लोगों के पास पूरी सेफ्टी के साथ हैं। सो डोंट वरी नाना जी। इतना बोल वो लड़का उठकर विला से बाहर निकल जाता है। विक्रांत रावल वहां बैठी औरत जिनका नाम सुलेखा रावल था उनकी ओर देखते हैं, तो सुलेखा रावल अपनी नम आंखों से उन्हें देखती हैं। विक्रांत रावल उन्हें देख गहरी सांस लेते हुए अपने सख्त लहजे में बोलते हैं, कहाँ है आपकी साहबजादी? तो सुलेखा रावल मुंह लटकाते हुए बोलती हैं, दोनों बाप बेटी स्टडी रूम में फाइल्स में घुसे हुए हैं। इस पर विक्रांत जी बस हाँ में सिर हिला देते हैं और वहां से उठ अपने रूम में चले जाते हैं। सुलेखा रावल भी अपने काम करने चली जाती हैं। वही दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर काफी बहस सुनने के बाद आखिरकार सब अपने क्लास में जाने लगते हैं कि तभी पिया की नजर रोड के दूसरी साइड जाती है, जहां एक छोटा सा गोल मटोल बेबी अपने हाथों में ढेर सारे डार्क रेड रोज पकड़े खड़ा था। शायद वो उन फूलों को बेच रहा था। पिया सबको वेट करने का बोल उस और भागती है। अर्श पिया के ऐसा करने से गुस्सा हो जाता है। उसकी भौहें तन गई थी, पर वो अपनी फुदकती लिटिल रैबिट को रोक भी पाता उससे पहले वो निकल जाती है। थोड़ी देर बाद पिया अपने हाथों में रेड रोज का बुके पकड़े खुशी खुशी उसे सूंघते हुए रोड क्रॉस कर अर्श के पास आने लगती है। पिया अभी बीच रोड में पहुंची ही थी कि एक तेज रफ्तार से आती कार पिया को हिट कर देती है और पिया हिट की वजह से कुछ दूरी पर गिरती है। उसके हाथों में पड़ा रोज बुके बुरी तरह से फैल जाता है। कार पिया को हिट कर सीधा वहां से निकल जाती है। पिता को टक्कर मारते देख सबकी हड़कनें रुक सी जाती हैं। पिया के जमीन पर गिरते ही अर्श की खतरनाक आवाज गूंजती है, लिटिल रैबिट। बाकी सबके मुंह से भी यही निकलता है, लिटिल रैबिट। पिया रोज के बुके को पकड़े खुशी खुशी स्मेल करते हुए अर्श की ओर आ ही रही थी कि तभी एक कार पूरी स्पीड से पिया को टक्कर मारकर निकल जाती है। टक्कर की वजह से पिया कुछ दूरी पर जाकर गिरती है और उसके हाथों में पकड़ा रोज बुके हवा में फैल जाता है। वहीं जब अर्श अपने आंखों के सामने पिया को गिरता देखता है तो वो जोर से चिल्लाते हुए पिया की ओर भागता है। वहीं अर्श की आवाज सुन बाकी सब भी उस ओर देख एक साथ चिल्लाते हैं, लिटिल रैबिट, और सब पिया के पास भागते हैं। वहीं नील जैन और शौर्य मेहरा जब ये नजारा देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों उस ओर भागते हैं, पर फिर जैसे ही नील जैन को अर्श दिखता है, वो शौर्य मेहरा को रोकते हुए बोले, नहीं शौर्य, हम वहां नहीं जा सकते।
लेकिन शौर्य मेहरा उनकी एक ना सुनते हुए उस ओर जाने लगते हैं। पर तभी नील जैन अपने बॉडीगार्ड्स की हेल्प से उन्हें जाने से रोकते हैं। शौर्य मेहरा की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। वहीं अर्श की सांसें थम सी गई थीं। अपनी लिटिल रैबिट को खून से सना हुआ देख उसकी रूह तक कांप उठी थी। अर्श पिया को देख कांपने लगा था। अर्श जल्दी से पिया को अपनी बाहों में भर उसके सर से बह रहे खून को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोलता है, जान, जान प्लीज गेट अप, जान प्लीज ऐसे मत रहो ना। मैं इतना बोलते बोलते अर्श का गला भर्रा जाता है। उसकी आंखों से आंसू बिल्कुल पानी की धार जैसे बह रहे थे। तभी मानव अर्श को संभालते हुए बोला, बिग बॉस, बिग बॉस, प्लीज अभी यंग मैडम को हॉस्पिटल की जरूरत है, प्लीज आप खुद को संभालिए। तो कृष्ण, जिसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, वो अर्श को शांत कराते हुए बोला, अर्श, हमारी लिटिल रैबिट को कुछ नहीं होगा, हम सब हैं ना, प्लीज तू शांत हो जा। तभी अर्श चिल्लाते हुए बोला, क्या शांत हो जाओ, हाँ क्या शांत हो जाओ। इतना बोल अर्श पिया को देखता है जो अब तक बेजान सी पड़ चुकी थी। अर्श बिना एक पल गवाए पिया को अपनी गोद में उठाए कार की ओर भागता है। मानव और कृष्ण भी उसके पीछे भागते हैं। कृष्ण जल्दी से कार का डोर ओपन करता है तो अर्श पिया को अपनी बाहों में समेटे अंदर बैठ जाता है। मानव भी जल्दी से कार स्टार्ट कर कृष्ण को अपने साथ ले हॉस्पिटल की ओर कार को फुल स्पीड में भागा देता है। वही श्रीशा, जो इस वक्त पिया की हालत देख पूरी तरह सन पड़ चुकी था, गौतमी और भूविका उसे संभालते हुए कार तक लाते हैं और जल्दी से वहां से हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। उन सब के जाते ही शौर्य मेहरा अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगते हैं। वो अपने बालों को नोचते हुए बोलते हैं, सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। 17 साल पहले भी मेरी वजह से ईशानी मुझे छोड़कर चली गई और आज मेरी बच्ची जो इतने सालों बाद मुझे मिली, वो भी। इतना बोल शौर्य मेहरा वही बैठ रोने लगते हैं। उनके हर एक आंसू में उनकी तड़प झलक रही थी। नील जैन भी अपनी आंखों में आंसू लिए शौर्य मेहरा को शांत कराते हुए बोलते हैं, हमारे गुनाहों की सजा हमारे बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। शौर्य मेहरा नील जैन की बातों को सुन अपने आंसुओं को पोंछ खड़े होते हुए बोले, बस बहुत हुआ, मैं ऐसे अपनी बच्ची को मरते हुए नहीं देख सकता, भले ही मुझे इसके लिए अर्श से लड़ना ही क्यों ना पड़े। इतना बोल शौर्य मेहरा कार की ओर बढ़ जाते हैं। नील जैन भी कुछ सोचते हुए उनके पीछे आते हैं और उनके साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वहीं अर्श की कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। अर्श पिया को अपनी बाहों के दरमिया कैद किए हुए हॉस्पिटल के अंदर भागता है। अंदर जाते ही अर्श गुस्से में डॉक्टर को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगता है, डॉक्टर, डॉक्टर, शिविका, डॉक्टर। तभी 2 डॉक्टर्स और शिविका भागते हुए आते हैं। शिविका अर्श और पिया की हालत देख शॉक हो जाती है। उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, लिटिल रैबिट। वही अर्श किसी पागल की तरह शिविका को देख बोलता है, शिविका, शिविका देखो ना लिटिल रैबिट को क्या हो गया है, प्लीज इसे बोलो ना जागने के लिए। तभी 2 वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर आते हैं और शिविका के साथ जो 2 डॉक्टर्स आए थे वो अर्श से पिया को स्ट्रेचर पर लेटाने को बोलते हैं। शिविका तो पूरी तरह ब्लैंक हो चुकी थी। उसकी आंखों से भी अर्श और पिया की हालत देख आंसू लगातार बहने लगे थे। अर्श पिया को स्ट्रेचर पर लेटाता है तो वार्ड बॉयज डॉक्टर्स के साथ पिया को ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाने लगते हैं। अर्श भी उनके पीछे पिया का हाथ पकड़े भागता है। अर्श की हालत देख मानव, कृष्ण और शिविका भी उसके पीछे भागते हैं। वहीं कोमोलिका बुआ का विला। कोमोलिका बुआ अपने हाथ में वाइन की बोतल को लिए कुछ फोटोज के सामने खड़ी जश्न मना रही थी। उन फोटोज में आयशा, ईशानी, शौर्य, नील, अर्श के दादू दादी, अर्श, श्रेयांश, ऋषि और उनके खुद के पति देव थे। कोमोलिका बुआ इन सब की फोटो को देख शैतानों की तरह हंसते हुए बोली, देखो, 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 आखिर आज मैंने अपने रास्ते के कांटे को निकल ही फेंका। और फिर वाइन की बोतल को अपने मुंह से लगाकर वाइन का घुट भरते हुए बोली, कहा था ना तुम सबका नामो निशान मिटा दूंगी। देखो शुरुआत हो गई। और फिर ईशानी, आयशा की फोटो को नफरत से देखते हुए बोलती हैं, तुम दोनों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा पति, मेरे बेटे और मेरे पैसे, सब कुछ छीन लिया तुम सबने, सब कुछ। फिर नील और शौर्य की फोटो को देखते हुए गुस्से में दांत भींचते हुए बोलती हैं, बहुत तड़प हो रही होगी ना, बहुत दर्द हो रहा है ना, मुझे भी हुआ था जब आप दोनों के सुकोल प्यार ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। और फिर कोमोलिका बुआ किसी साइको की तरह आगे बोलती हैं, पर तुम दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी, तो बस मैंने भी आपका सुकून छीन लिया। इतना बोल कोमोलिका बुआ किसी पागल की तरह अपनी बाहें फैलाकर हंसते हुए बोली,
छीन लिया सब कुछ, और फिर अपने हाथ में पकड़े वाइन के बोतल को वॉल पर फेंक कर मारती हैं, जिससे उस वाइन की बोतल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कोमोलिका बुआ अर्श के दादू और दादी के फोटो को अपनी जलती निगाहों से घूरते हुए भरी नफरत से बोलती हैं, आप दोनों तो मेरा माँ बाप थे ना, पर आप दोनों ने भी सिर्फ उन दोनों ईशानी और आयशा का साथ दिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपकी बेटी का क्या होगा। इतना बोल कोमोलिका बुआ एक एक कर सबके फोटो को निकाल कर फ्लोर पर फेंकने लगी, सिवाय ऋषि और उसके डैड देव की फोटो के। सारी फोटोज टूटकर बिखर चुकी थी। कोमोलिका बुआ अपने मिनी बार से एक सबसे पुरानी और महंगी वाइन की बोतल को लेकर आती हैं और उस वाइन को उन सभी फोटोज पर बेरहमी से गिराने लगती हैं। पूरी वाइन की बोतल खाली करने के बाद कोमोलिका बुआ लाइटर जलती हैं और एक इविल स्माइल के साथ उन फोटोज पर वो जलती लाइटर को फेंक देती हैं। लाइटर के गिरते ही एक झटक से सारे फोटोज में आग पकड़ लेती हैं। उस जलती आग को देख कोमोलिका बुआ के दिल में सुकून, होठों पर नफरत भरी मुस्कान और आंखों में आंसुओं का सैलाब साफ साफ नजर आ रहा था। वहीं पिया ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी थी और अर्श वही ऑपरेशन थिएटर के डोर पर अपने घुटनों के बल बैठा रो रहा था। उसकी हालत इस वक्त एक जिंदा लाश के जैसे हो चुकी थी। तभी श्रेयांश भागता हुआ आता है। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी और आंखों में बेबसी के आंसू झलक रहे थे। अपने जान से बढ़कर भाई की ये हालत देख मासूम श्रेयांश पूरी तरह टूट चुका था। श्रेयांश अपने भाई के पास घुटनों के बैठते हुए अपने भरे गले से पूछता है, भाई भा। तभी उसे अर्श की दर्द भरी आवाज उसे सुनाई देती है, श्रे, आई कांट लिव विदाउट हिम, दैट्स माई एडिक्शन। अपने भाई को इतने दर्द में देख उसके सीने में दर्द का सैलाब उमड़ रहा था। वो अपने अर्श के गले लगते हुए बोला, भाई, भाभी को कुछ नहीं होगा, देखना भाभी अभी बाहर आकर कहेगी कि उन्हें मेरे साथ ढेर सारी चॉकलेट खानी है। इतना बोलते बोलते श्रेयांश फफक कर रो पड़ता है। श्रीशा भी रेहान से लिपटी रो रही थी। भले ही दोनों एक दूसरे की बहन ना हो, पर दोनों ने आज तक एक दूसरे को बहन माना है। जानकी आंटी ने तो आज तक उन्हें एक दूसरे का सच तक नहीं पता चलने दिया था। श्रीशा रेहान के सीने से लगी रोते हुए बोलती है, रेहान, पिया ठीक हो जाएंगी ना, देखो ना वो हमारी जान है, जीजू की जान है, वो ऐसे कैसे कर सकती हैं। तभी अर्श के गुस्से में दहाड़ते की आवाज आती है, पता करो किसने लिटिल रैबिट के साथ ये सब किया। अर्श की आवाज सुन सब डर से शांत हो जाते हैं। अर्श की आंखों गुस्से से लाल हो चुकी थी। गुस्से में नसें साफ साफ दिखाई दे रही थी। अर्श को देख सब डर चुके थे। सबको अब लगने लगा था जिसने भी ये सब किया है अर्श उसे हरगिज बख्शने वाला नहीं है। तभी अर्श अपनी धधकती आंखों से मानव को देखता है। अर्श के देखने के तरीके को देख एक पल के लिए तो मानव भी डर जाता है, पर अर्श की आंखों में झलक रहे ऑर्डर को देख मानव अपना सर हिला देता है। सब अर्श को अपनी आंखों में आंसू लिए देख रहे थे। मानव, श्रेयांश, कृष्ण, गौतमी, शिविका और रेहान अर्श के अंदर के दर्द को बखूबी जान रहे थे। सब ने अर्श को ऐसे दर्द से गुजरता देखा था। वो सब जानते थे अर्श भले कुछ वक्त के लिए कमजोर पड़ सकता है, लेकिन वो अपना दर्द जल्दी सामने नहीं आने देता, चाहे वो अंदर ही अंदर क्यों ना घुट रहा हो। छोटी सी उम्र में भी उसने अपनों को खो दिया था, अपने प्यार को खो दिया था, पर फिर भी उसने खुद को सबसे दूर कर अपने परिवार को संभाला, एक नई बुनियाद दी। वो हंसने खेलने वाला अर्श उन जिम्मेदारियों के बोझ तले कब दब गया किसी को कुछ पता ही नहीं चला। और जब उसके हंसने की, उसके खुश रहने की वजह उसे मिली तो एक बार फिर उसे छीनने वाले आ गए। सब खुद में खोए अर्श के पास को याद कर रहे थे, तभी अर्श एक खतरनाक आवाज एक बार फिर उनके कानों में पड़ी, I need the address of whoever did this in the next half hour. अर्श के कड़े लहजे को सुन मानव समझ जाता है कि अब अर्श के अंदर का हैवान जाग चुका है। अब चाहे जो हो जाए अर्श उन सब बिल्कुल नहीं बख्शने वाला था। अर्श ने भले ही आज तक सबके सामने ये ना कहा हो कि पिया से वो प्यार करता है, पर ये सब जानते थे कि पिया अर्श के लिए क्या है। ये सब सोचते हुए मानव वहां से निकल जाता है। सब वेटिंग काउच पर बैठे खोए हुए थे। किसी की पलके तक झपकने को तक राजी नहीं थी। बस आंसुओं की धारा उनके गालों पर काली दाग खींचे जा रही थी। सबकी आंखों एक सामने पिया का हंसता खेलता चेहरा घूम रहा था, जिसे देख सबका दिल छलनी हुए जा रहा था। अर्श ऑपरेशन थिएटर के ऊपर जल रहे रेड लाइट को ताकते हुए खुद को कोस रहा है। वो बार बार यही सोच रहा था कि आखिर क्यों उसने पिया को अकेले जाने दिया। अगर वो उसके साथ होता तो आज पिया उसके साथ होती, ऐसे मशीनों के बीच लेटी ना पड़ी होती। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। आज उसे एहसास हो रहा था कि वो एशिया का किंग होते हुए भी हार गया।
अर्श खुद में खोया हुआ था कि तभी कोई उसे अपनी तरफ घुमा कर उसके फेस पर एक मुक्का जड़ देता है। अर्श को इन सब से संभालते तक का मौका नहीं मिला था जिससे वो लड़खड़ा जाता है। अर्श के होठों के किनारे से खून बहने लगता है। अर्श पर हमला होते ही सब गुस्से से उस इंसान को देखते हैं जो इस वक्त गुस्से से आग बबूला हुए अर्श को घूर रहा था। अर्श भी खुद को संभालते हुए उसे देखता है। अर्श पर हमला होते ही सब गुस्से से उस इंसान को देखते हैं जो इस वक्त गुस्से से आग बबूला हुए अर्श को घूर रहा था। अर्श भी खुद को संभालते हुए उसे देखता है तो वहां वायु रावल अपनी गुस्से में धधकती आंखों से अर्श को घूर रहा था। वायु अर्श के कॉलर को पकड़ झकझोरते हुए गुस्से में बोलता है, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बहन की ये हालत है। तभी रेहान और श्रेयांश गुस्से में वायु को अर्श से दूर करते हैं। अर्श वायु को देख बिल्कुल शांत था। वहीं अपने भाई पर हाथ उठता देख श्रेयांश वायु पर मुक्का चलाता हूँ गुस्से में बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की। तभी अर्श श्रेयांश को रोकते हुए बोला, श्रेय। तो रेहान अपने गार्ड्स पर भड़कते हुए बोला, तुम सब ने इसे अंदर कैसे आने दिया। तभी वायु गुस्से में बोलता है, तुम सब में इतनी हिम्मत नहीं जो तुम वायु रावल को रोक सको। और फिर अर्श को देख वार्निंग भरे लहजे में बोलता है, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो याद रखना मैं तुम सबको जीते जी मार डालूंगा। वायु को बार बार बहन कहता सुन श्रेयांश, रेहान, भूविका और श्रीशा, शिविका कंफ्यूजन से अर्श को देख रहे थे। श्रीशा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वही अर्श को चुप देख सबका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। अर्श भी उन सब की हालत समझ रहा था, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेता है। आंख बंद करने से अर्श के आंख से एक बूंद आंसू उसके गाल पर आ जाता है। अर्श आंखें खोल वायु की आंखों में आंखें डाल बोलता है, हाँ ये वायु रावल हैं, लिटिल रैबिट का बड़ा भाई। ये सुनते ही जैसे सबके ऊपर बिजली का खंभा गिर गया हो। शिविका हैरानी से पूछती है, पर अर्श भाई वो तो। शिविका इतना बोलते बोलते रुक जाती है तो अर्श उसके सवाल का जवाब देते हुए बोलता है, नहीं वो मरा नहीं था, बल्कि कोमोलिका बुआ ने उसे मरवाने के लिए एक औरत को भेजा था। पर उस लेडी ने ईशानी माँ के बच्चे को नहीं मारा और हॉस्पिटल से लेकर भाग गई। तो श्रेयांश बोला, तो फिर भाई, ये भाभी का भाई कैसे हो सकता है। तो अर्श उसे देख मुरझाई हुई आवाज में बोलता है, विक्रांत रावल। लिटिल रैबिट के नाना जी को ये बात पता चली तब उन्होंने उस औरत को ढूंढ कर निकलवाया, पर जब तक ईशानी माँ का बेटा उन्हें मिल भी पाता तब तक। इतना बोलते बोलते अर्श का दिल एक बार फिर कांप उठता है। तभी शिविका आगे आते हुए बोली, पर भाई। शिविका इतना ही बोली दी कि वायु अपनी गरजती आवाज में बोलता है, इनफ इस इनफ। तभी ऑपरेशन थिएटर का डोर ओपन होता है और दो डॉक्टर्स बाहर आते हैं, एक डॉक्टर मेहता और एक लेडी डॉक्टर गुप्ता। डॉक्टर के आते ही सब उन दोनों की ओर भागते हैं तो डॉक्टर गुप्ता अपनी थोड़ी नम आवाज में बोलती हैं, मिस्टर जैन प्लीज कम विथ मी टू माई कैबिन। इतना बोल डॉक्टर गुप्ता वहां से अपने कैबिन की ओर चली जाती है। बाकी सब हैरानी से खड़े डॉक्टर गुप्ता की बातें सुन एक दूसरे को देख रहे थे। तभी श्रीशा रोते हुए बोलती हैं, पिया ठीक है ना, उसे कुछ नहीं होगा ना। तो इस पर वायु अपनी मुठिया कसते हुए बोलता है, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो ये अच्छा नहीं होगा। तो डॉक्टर मेहता बोले, अब वो खतरे से बाहर हैं, बस उसके सर पर ज्यादा चोट आने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि उनको होश कब तक आएगा। और इतना बोल वो भी वहां से चले जाते हैं। अर्श भी डॉक्टर गुप्ता के कैबिन की ओर बढ़ जाता है। डॉक्टर मेहता की बात सुन अर्श को थोड़ी राहत मिली थी। तभी दो वार्ड बॉयज पिया को बाहर लाते हैं और एक वीआईपी एरिया में शिफ्ट करते हैं। वायु की आंखें पिया को देख थम सी गई थी। उसने आज पहली बार अपनी बहन की ये हालत देखती थी। जिस बहन को उसने आज तक प्यार नहीं किया था, आज उसे इस हालत में देख उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल को एसिड से जलाया जा रहा हो। सब पिया के स्ट्रेचर के साथ वीआईपी एरिया में आते हैं, पर अब तक डॉक्टर्स ने किसी को भी उसके पास जाने की परमिशन नहीं दी थी। सब पिया को क्लास विंडो से देख रहे थे। श्रीशा पिया की ये हालत देख वही बैठकर रोने लगती हैं। श्रेयांश भी आज पहली बार एक बेबस की तरह पिया को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। जिस श्रेयांश को आज तक किसी ने उदास होते नहीं देखा था, आज वो अपने भाभी के लिए टूट गया था। वही डॉक्टर गुप्ता के कैबिन में अर्श कैबिन का डोर ओपन कर अंदर आता है तो डॉक्टर गुप्ता अर्श को बैठने का इशारा करती हैं। अर्श भी आराम से वहां लगे चेयर पर बैठ जाता है और अपनी सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगता है। तभी डॉक्टर गुप्ता एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोलती हैं, आई एम सॉरी वी कुडंट सेव द बेबी। ये सुनते ही अर्श जम सा जाता है
उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो अपनी कांपती आवाज में पूछता है, क्या कहा आपने? अर्श को ऐसे देख डॉक्टर गुप्ता पहले तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती हैं, पर बाद में उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि अर्श को अब तक ये नहीं पता कि पिया प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर गुप्ता एक बार फिर बोलती है, आई एम सॉरी मिस्टर जैन, बट हम आपके बेबी को नहीं बचा पाए। और बेबी अभी बस 3 वीक्स का ही था, और इस टाइम आपकी वाइफ को अपना काफी ध्यान रखने की जरूरत थी। ये सुनते ही अर्श तड़प उठता है। इसकी आंखों में एक बार फिर आंसू भर आते हैं, पर वो अपनी मुठिया कसते हुए अपने आप को कंट्रोल कर अपनी भारी और भावहीन आवाज में बोलता है, यू आर श्योर माई वाइफ वॉज प्रेग्नेंट? तो डॉक्टर गुप्ता अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलती हैं, येस मिस्टर जैन, हमें पूरा यकीन है, और यहाँ तक कि आपके बेबी ने ही आपकी वाइफ की जान बचाई है। ये सुनते ही अर्श के जेहन में बस एक ही बात गूंज रही थी, कि आपके बेबी ने ही आपकी वाइफ की जान बचाई है। तो डॉक्टर गुप्ता एक बार फिर बोलती हैं, आपकी वाइफ को इससे पहले भी बेबी अबॉर्ट की दवा दी जा चुकी है, और आपका बेबी अभी नहीं बल्कि आज सुबह ही डेड हो चुका था। बस ये सुनना था। अर्श एक आंखों में खून उतर आता है, वो गुस्से में कांप रहा था। उसकी नसें बाहर तक उभर आई थी। एक वक्त के लिए तो डॉक्टर गुप्ता भी डर गई थी अर्श से। तभी एक बार फिर डॉक्टर गुप्ता बोलती हैं, मेडिसिन इतनी हाई डोज की थी कि आपके बेबी ने उसे रोकने के चलते खुद की जान गंवा दी, और एक्सीडेंट की वजह से उनका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है। अर्श अपनी नजरें उठाकर डॉक्टर गुप्ता को देखता है। डॉक्टर गुप्ता भी अर्श की आंखों में दर्द देख मायूस हो जाती हैं। उन्हें भी अर्श की हालत देख बुरा लग रहा था। वही अर्श का दर्द आंसुओं में जरिए बाहर आने को बेताब था, पर अर्श था कि अपने दर्द को अपने अंदर ही दबा कर रखना चाहता था। उसे ऐसी हालत में देख डॉक्टर गुप्ता उसे आश्वासन देते हुए बोली, मिस्टर जैन, आप ऐसे पैनिक ना हो, आप दोनों के पास अभी काफी वक्त है, और ऐसा नहीं है कि मिसेज जैन अगली बार बेबी रिसीव नहीं कर पाएगी। वैसे भी आप देखना, अगली बार आपको परेशान करने के लिए नन्हा जैन जरूर आएगा। अर्श उनकी बात सुन अपन सर हाँ में हिला देता है। तो डॉक्टर गुप्ता हल्का सा मुस्कुरा कर वहां से चली जाती है। अर्श भी टूटा हुआ सा कैबिन से बाहर निकलता है। उसकी आंखों में बार बार पीटा का हंसता खेलता अक्स घूम रहा था। अर्श पिया के वार्ड के बाहर जाकर रुकता है और अपनी आंखों में बेशुमार दर्द लिए पिया को ग्लास विंडो से देखने लगता है। तभी शिविका अर्श से पूछती है, भाई लिटिल रैबिट ठीक तो है ना? तो श्रीशा भी अपनी रोनी आवाज में बोलती है, हाँ जीजू, पिया तो ठीक है ना, वो जल्दी ठीक हो जाएगी ना, बोलो ना जीजू। कुछ देर की खामोशी के बाद अर्श अपनी भारी आवाज में बोलता है, क्या तुम सबको पता था? अर्श इतना बोल चुप हो जाता है क्योंकि उसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो अपने बच्चे के बारे में कुछ भी बोल सके। तभी गौतमी बोलती है, क्या भाई? तो अर्श अपने आंसुओं को बस में करते हुए बोला, लिटिल रैबिट वाज प्रेग्नेंट। क्या तुम में से किसी को इस बारे में पता था? अर्श के मुंह से प्रेगनेंसी के बारे में सुन सब सन पड़ जाते हैं। गौतमी, श्रीशा, भूविका, इन तीनों को पिया की कुछ दिन पहले की गई हरकतें याद आने लगती हैं, कि कैसे पिया को रोटी को स्मेल से उल्टियां होने लगती थी। उसे हार्ड स्मेल बर्दाश्त नहीं हो पाती थी, यहाँ तक कि उसकी भूख तक बढ़ने लगी थी। गौतमी की आंखों से एक बूंद आंसू लुढ़क पड़ता है। वो अनायास ही बोल पड़ती हैं, क्या सच में लिटिल रैबिट प्रेग्नेंट थी? तो श्रीशा रोते हुए बोलती हैं, जीजू बेबी ठीक है ना? वो आ रहा है ना जीजू, हम सबको तंग करने आ रहा है ना वो। श्रीशा की हालत देख सबका दिल टूट सा रहा था। अर्श की चुप को देख सब समझा जाते हैं कि जो खुशी उन्हें मिली थी उसका पता चलने से पहले ही भगवान ने वो खुशी उनसे छीन ली। रेहान श्रीशा को अपनी बाहों में भर शांत कराने लगता है। श्रेयांश तो धड़ाम की आवाज के साथ वेटिंग काउच पर गिर पड़ता है। वायु भी 2 कदम लड़खड़ा जाता है। सबकी हालत बहुत बुरी थी। जिस खुशी को वो सब जानते तक नहीं थे, उसके आने की खुशियां तक नहीं मना पाए थे, वो आज उन्हें रुलाकर चला गया था। अर्श एकटक पिया को देख रहा था। पिया की ऐसी हालत जब अर्श से बर्दाश्त नहीं होती तो वो अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेते हुए पिया के वार्ड का डोर ओपन कर अंदर चला जाता है। पिया की केयर करती हुई नजर अर्श को देख थोड़ा डर गई, पर फिर अपना सुर झुकाकर बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। अर्श पिया के बैग के पास लगे छोटे से चेयर पर बैठ पिया का इंजेक्ट किया हुआ हाथ पकड़ता है और धीरे से झुककर उसके हाथ को अपने होठों से छू लेता है। अर्श को कुछ देर पहले पिया के साथ कार में प्यार करना याद आ रहा था। अर्श पिया के पट्टियों से बंधे माथे पर अपने हल्के हाथों से सहलाते हुए बोला, जान प्लीज तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें कभी भी इस हालत में नहीं देख सकता जान। और फिर अपने सीने पर टैप बाते हुए बोला, यहाँ
यहाँ दुखता है जान, बहुत दुखता है। इतना बोलते बोलते अर्श की आवाज भर आती है तो पिया का हाथ अपने होठों से लगाए रोने लगता है। तभी अचानक उसके फोन पर किसी का मैसेज आता है। अर्श आहिस्ता से पिया के हाथों को बेड पर रख अपना फोन चेक करता है तो उसने मानव का मैसेज था। अर्श जल्दी से वार्ड से बाहर आता है। उसकी नजर वायु को ढूंढती है जो इस वक्त वहां मौजूद नहीं था। अर्श अपने मन में बोला, Now they will be ruined in such a way that even their 7 generations will not be able to forget them. अर्श एक नजर ग्लास विंडो से पिया को देख खुद से बोलता है, जान प्रॉमिस करता हूँ किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल अर्श बाहर निकल जाता है। कृष, रेहान और श्रेयांश अर्श को देख समझ जाते हैं कि अर्श इतने गुस्से में कहा जा रहा है, तो वो उसे कुछ नहीं बोलते। वही अब तक सब तक ये बात पहुंच चुकी थी कि पिया का एक्सीडेंट हुआ है। निहित भी भागा भागा वहां आता है और शिविका को पकड़ सारी बातें पूछने लगता है। शिविका भी रोते हुए उसे सारी बात बता देती है। दादी और दादू भी दिल्ली के लिए निकल चुके थे। पिया की हालत के बारे में सुन दादी की हालत खराब हुई जा रही थी, पर दादू ने उन्हें कैसे भी हैंडल किया हुआ था। ऋषि और ईश्वर तक भी ये बात फैल चुकी थी। उधर जश्न चल रहा था। कोमोलिका बुआ इस जलते आग के सामने खुशियां मना रही थी, तो कोई झूम झूम कर नाच रहा था। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि पिया अर्श से कभी अलग नहीं होगी। पिया अर्श से इतना प्यार करती है कि वो उसे पीट पीट कर भी खुद के पास ले आएगी, पर कभी दूर नहीं जाने देगी। एंड किसी ने पूछा कि बेबी को सरोगेसी के थ्रू बेबी शिविका ने ट्रांसफर कर दो, बट ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज सरोगेसी ने पिया का ओवा और अर्श का स्पर्म मिलाकर शिविका में बेबी ट्रांसफर करना होगा। और पिया इस वक्त प्रेग्नेंट है तो उसके अभी पीरियड्स आ ही नहीं सकते, तो बेबी कैसे जाएगा शिविका के पास। और एक जन ने ये कहा है कि पिया प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तो मैं पूछना चाहूंगी कि पिया और अर्श इतनी बार इंटीमेट हुए हैं तो पिया प्रेग्नेंट कैसे नहीं हो सकती। और रही बात प्रेगनेंसी की, तो मैंने सब तक स्टोरी में बताया ही नहीं था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।